यूं तो वीरानगढ़ में रहने वाला हर एक शख्स परेशान था, लेकिन मिस्टर बजाज की परेशानी इन सबसे अलग थी। दरअसल उन्हें अब अपनी बेटी पर ही शक होने लगा था। सिद्धार्थ तो बूढ़े बाबा के साथ गांव से बाहर निकल जाया करता था, लेकिन मिस्टर बजाज पूरा वक्त अपनी बेटी गौरी पर ही ध्यान दे रहे थे। उन्होंने ये ऑब्जर्व किया था कि जब सिद्धार्थ को चोट लगी थी और वो सर्किट हाउस में ही आराम करने पर मजबूर हो गया था, गौरी काफी खुश दिखाई दे रही थी। लेकिन गौरी की खुशी भी बहुत अजीब थी। उसे सिद्धार्थ के दर्द से खुशी मिल रही थी। दरअसल गौरी अब तक ठीक नहीं हो पाई थी। गौरी की आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स दिखाई देने लगे थे। उसकी हरकतें काफी अजीब सी थी। सिद्धार्थ से मिलते और बात करते वक्त तो उसे खुशी होती थी, लेकिन वो अपने कमरे में अजीब तरह से बड़बड़ाया करती थी। तुम्हारे तड़पने से मुझे मजा आता है, ये तो तुम्हारे दर्द की शुरुआत है, तुम में से कोई भी यहां से जिंदा नहीं लौटेगा। ऐसी अजीब अजीब बातें गौरी अलग अलग आवाजों में कहकर हंसने लगती थी। सबसे अजीब बात तो ये थी कि जब गौरी अपने कमरे से बाहर होती तो वो ऑलमोस्ट नॉर्मल बिहेव करने लगती थी। मिस्टर बजाज साफ तौर पर देख पा रहे थे कि कैसे गौरी हर गुजरते दिन के साथ कमजोर होते जा रही थी। मेरी बेटी मेरी जिम्मेदारी है, ये बात तो सही है, लेकिन सिद्धार्थ भी तो मेरी जिम्मेदारी है, मुझे उसका भी ख्याल रखना होगा, मिस्टर बजाज ने अपने मन में कहा। जब गौरी सिद्धार्थ के लिए चाय बनाने गई तो मिस्टर बजाज उसका पीछा कर रहे थे। वो देखना चाहते थे कि कहीं गौरी सिद्धार्थ को उस चाय में कुछ मिलाकर ना दे दे, लेकिन जैसा उन्हें शक था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। गौरी ने सिद्धार्थ और बाकी सब लोगों के लिए चाय बनाई, फिर वो खुद जाकर सिद्धार्थ के पास बैठ गई। सिद्धार्थ, चाय पीने के बाद तुम भी आराम करो और मैं भी अपने कमरे में जाकर आराम करती हूँ। बस 1-2 दिनों में जब तुम ठीक हो जाओगे तो हम हवेली में फिर से चलेंगे। गौरी ने कहा, नहीं, मैं अब तुम्हारी जान खतरे में नहीं डाल सकता। मैंने पहले भी तुम्हें समझाया था कि वो हवेली बहुत खतरनाक है, लेकिन तुम नहीं मानी। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ फिर से कोई हादसा हो। सिद्धार्थ ने कहा, तुम डैडी की कही गई बातों पर ज्यादा ध्यान मत दो, मैं उन्हें मना लूंगी। अभी तुम आराम करो, मैं चलती हूँ, गौरी ने सिद्धार्थ से कहा। सिद्धार्थ अपने कमरे में आराम करते वक्त वीरानगढ़ के बारे में सोचने लगा। आखिर कोई जगह इतनी ज्यादा मनहूस कैसी हो सकती है? आखिर मम्मी डैडी के साथ हुआ क्या होगा? क्या ये सब कुछ हमारे साथ ही होना था? ऐसे ही ना जाने कितने ख्याल सिद्धार्थ के दिमाग में आने लगे। एक ख्याल जो सिद्धार्थ को रह रहकर परेशान कर रहा था वो ये था कि वो बूढ़ा बाबा ऐसा कौन सा शख्स था जिसे वहां चल रही हर एक चीज के बारे में कुछ ना कुछ पता जरूर होता था। सिद्धार्थ ने एक और बात देखी थी कि वो बूढ़ा बाबा लोगों से जो भी कहता, आमतौर पर लोग उसकी बात मान लिया करते थे। गांव के लोग उससे किसी भी तरह की बहस नहीं किया करते थे। यहां तक कि उसे यह भी पता था कि किसी बुरी शक्ति के हमले से कैसे बचा जा सकता है। आखिर वो बूढ़ा बाबा इतना अजीब और रहस्यमय क्यों था? कहां से आता था और कहां चला जाता था? कुछ बताता भी नहीं था। यही सारी बातें सोचते वक्त सिद्धार्थ को अपनी कही गई एक बात याद आई कि हम जैसा सोचते हैं हमारे आसपास वही एनर्जी काम करने लगती है। इसीलिए सिद्धार्थ ने पॉजिटिव सोचने का मन बनाया। आखिर क्या हो सकता है उस तीसरे दरवाजे के पीछे? अगर तीसरा दरवाजा खुलते ही उसे उसके मम्मी डैडी मिल गए तो इससे बड़ी खुशी सिद्धार्थ के लिए क्या होगी? सिद्धार्थ जब अपने इन ख्यालों में खोया हुआ था तभी मिस्टर बजाज उसके कमरे में आते हैं। सिद्धार्थ, लगता है अब तुम काफी बेहतर हो। अगर हो सकता तो मैं यही चाहता कि तुम अमेरिका वापस लौट जाते, मिस्टर बजाज ने कहा। अंकल, आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं? मैं अपने पेरेंट्स को इस हालत में छोड़कर अमेरिका कभी नहीं जा सकता। मैं आपकी परेशानी भी समझ सकता हूं। आपको ये डर है कि अगर मैं इस तरह उस हवेली में जाते रहा तो गौरी की जान को भी खतरा होगा, लेकिन इस बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता।
मेरे समझाने से गौरी मानने वाली नहीं है, सिद्धार्थ ने कहा। परवाह मुझे भी तुम्हारे पेरेंट्स की बहुत ज्यादा है, लेकिन ठीक है बेटा, मैं तो यही चाहता था कि तुम दोनों उस हवेली के चक्कर में पड़कर बार बार अपनी जान खतरे में ना डालो। गौरी की तबीयत अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। इतना कहकर मिस्टर बजाज सिद्धार्थ के कमरे से बाहर चले गए। उस दिन बूढ़े बाबा जब सिद्धार्थ से मिलने आए तो उन्होंने सिद्धार्थ को बताया कि गांव में एक और मौत हो गई है। मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी गांव वाले हमारा साथ देने के लिए तैयार होने वाले हैं। कल रात जिस आदमी की मौत हुई है वो बहुत ही गरीब था, उसके 2 छोटे बच्चे हैं। सिद्धार्थ, कभी कभी तो मुझे लगता है कि कहीं इस सब के पीछे हम लोगों की जिम्मेदारी तो नहीं है। बूढ़े बाबा ने सिद्धार्थ से कहा। गांव वाले जानते हैं कि ये गांव काफी लंबे अरसे से इन बुरी आत्माओं से परेशान है। मैंने खुद ने अपने पेरेंट्स को खोया है। मैं ये तक नहीं जानता कि वो आज किस हालत में होंगे। कौन मेरे बारे में क्या सोचता है उससे मुझे फर्क नहीं पड़ने वाला, और ना ही मेरा इरादा बदलने वाला है। आपसे पहले बजाज अंकल यहाँ आए थे और उनसे भी मैंने कहा कि मैं नहीं चाहता कि गौरी किसी भी हालत में मेरा साथ दे और उसकी जान खतरे में आ जाए। मैं आपसे भी यही कहूंगा, अगर आप पीछे हट जाना चाहते हो तो मुझे कोई एतराज नहीं। मैंने ठान लिया है कि मैं अपने पेरेंट्स को ढूंढ निकालूंगा, चाहे जो हो। इस गांव को अब मैं वापस खुशहाल बनाकर ही लौटूंगा। यहां पर हमारी फैक्ट्री शुरू होकर रहेगी। सिद्धार्थ ने बूढ़े बाबा से कहा, मैंने तुमसे पहले भी कहा कि मैं मरने से नहीं डरता, ना ही मैं अपने कदम पीछे हटाना चाहता हूं। इस गांव की खुशहाली मैं भी चाहता हूं। मैं तुमसे सिर्फ ये कहने आया था कि अगर हो सके तो तुम आज जिस आदमी की मौत हुई है उसके परिवार की कुछ मदद करने के बारे में जरूर सोचना। बूढ़े बाबा ने कहा, ठीक है बाबा, मैं उस परिवार की मदद करने के लिए तैयार हूं। आज मुझे दर्द पहले से कम हो रहा है। मैं चाहता हूं कि हम कल सुबह 10 बजे उस हवेली में एक बार फिर चलेंगे। सिद्धार्थ ने बूढ़े बाबा से कहा। सिद्धार्थ से इतनी बातें करके बूढ़े बाबा वापस लौट गए। हेलो सिद्धार्थ, अब तुम्हें कैसा लग रहा है? गौरी ने सिद्धार्थ के कमरे में आते हुए कहा। हेलो गौरी, मैं ठीक हूं, तुम सुनाओ, अब तुम्हें कैसा लग रहा है? मैं ठीक हूं सिद्धार्थ। मैं तुमसे फिर से ये कहने आई थी कि डैडी क्या कहते हैं मुझे इससे फर्क नहीं पड़ेगा। मैं हर हालत में तुम्हारा साथ दूंगी। यहाँ पर हाथ धरे रहने से कुछ नहीं होगा। जरा सोच कर देखो, दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है और हम लोग इतने पिछड़े इलाके में फंसे पड़े हैं। यहां पड़े रहने से तो अच्छा है कि हम लोग मर ही जाएं। गौरी ने कहा। तुम्हारा कहना ठीक है गौरी, लेकिन इतना कहकर सिद्धार्थ रुक गया। सिद्धार्थ, इस बारे में हम और कोई भी बात नहीं करेंगे। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, ये मेरा आखिरी फैसला है। तुम्हें पता है, यहां आने से पहले मैंने ऐसी हिस्टोरिक और भूत प्रेतों से जुड़ी बहुत सी जगह पर विजिट किया है, लेकिन मैं कभी भी इतनी खतरनाक जगह नहीं गई। गौरी ने कहा। अरे हाँ, मैंने तुमसे पूछा नहीं, क्या तुम्हारा पहले भी कभी किसी आत्मा या भूत से सामना हुआ है? सिद्धार्थ ने पूछा। वैसे जैसा एक्सपीरियंस मेरा यहाँ का रहा है वैसा तो कभी नहीं हुआ, लेकिन मैं ऐसी जगह पर जरूर गई हूँ जहां पर मुझे ऐसी चीजों का आभास हुआ है। मेरे खुद के साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन मेरे जान पहचान के लोगों के साथ सचमुच ऐसी घटनाएं बहुत हुई है। ऐसी कई भटकती हुई आत्माएं होती हैं जो हाईवेज, हॉस्पिटल्स और ऐसे स्पॉट्स पर घूमती रहती हैं जहां उनके वक्त से पहले किसी हादसे में मौत हो जाती है। आधी रात के बाद उनकी प्रेजेंस फील की जा सकती है। सिद्धार्थ, सच तो यह है कि हम में से ऐसे कई लोग होते हैं जिन्होंने इस सब को महसूस किया होता है, लेकिन कुछ लोग इस बारे में बात करने से भी सिहर उठते हैं, तो कुछ लोग झूठी बहादुरी का दिखावा करते हैं और कहते हैं कि हम इन चीजों को नहीं मानते। गौरी ने कहा। सिद्धार्थ,
जब से यहाँ पर आई हूँ तब से भूत प्रेत के अलावा कोई दूसरी बात ही नहीं हुई है। मैं अभी यहाँ तुमसे कुछ और पूछने के लिए आई थी, गौरी ने कहा। तो पूछो ना, सिद्धार्थ ने कहा। एक्चुअली मैं तो तुमसे पूछना चाह रही थी कि अमेरिका में तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड वगैरह है या नहीं, गौरी ने सिद्धार्थ से पूछा। सिद्धार्थ गौरी के सवाल को सुनकर थोड़ी देर के लिए बिल्कुल हैरान हो गया। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि गौरी एकदम से उससे ऐसा सवाल पूछ लेगी। मेरे बहुत सारे फ्रेंड हैं और उनमें लड़कियां भी बहुत हैं। अमेरिका में भी बहुत सारी लड़कियों से मेरी दोस्ती है, लेकिन ऑनेस्टली उनमें से कोई मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, सिद्धार्थ ने कहा। ऐसा क्यों, गौरी ने पूछा। एक्चुअली मेरा कभी इस तरफ ध्यान ही नहीं गया, और वैसे भी वहां पर मेरी पसंद की कोई लड़की मिलना पॉसिबल नहीं था, सिद्धार्थ ने कहा। एक इतना हैंडसम लड़का इतने सालों तक अमेरिका में रहा है, लेकिन उसकी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं। सिद्धार्थ, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा ही झूठ बोल रहे हो, गौरी ने कहा। लेकिन यही सच है, मेरा सचमुच इस तरफ कभी ध्यान ही नहीं गया। एक्चुअली मैं पहले कुछ बनना चाहता था और डैडी भी मुझसे यही चाहते थे। लेकिन तुम ये सब क्यों पूछ रही हो, सिद्धार्थ ने पूछा। बस यूं ही, अपने दोस्त के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन तो होनी चाहिए ना, इसलिए पूछ लिया, गौरी ने जवाब दिया। गौरी के पूछे गए सवाल ने सिद्धार्थ के मन में और दूसरे भी सवाल पैदा कर दिए थे कि क्या गौरी भी उसे पसंद करने लगी है। लेकिन सिद्धार्थ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह गौरी से ऐसा कुछ पूछ पाए। गौरी, मैं कल से हवेली के तीसरे दरवाजे के अंदर दाखिल होने वाला हूं। मैं अब पहले से काफी बेहतर हूं, सिद्धार्थ ने कहा। तुम अकेले वहां नहीं जाओगे, वहां तो तुम्हारे साथ मैं भी जरूर चलूंगी, गौरी ने कहा। मुझे अब थोड़ा आराम करना चाहिए। जाओ, जाकर तुम भी आराम कर लो। इस बारे में अब हम कल सुबह ही बात करेंगे, सिद्धार्थ ने गौरी से कहा। इन दिनों बिस्तर पर आराम करते हुए सिद्धार्थ बहुत बेचैन था। उसे सिर्फ एक बात की खुशी थी कि इतने दिनों के बाद गौरी से उसकी खुलकर बात हो पाई थी। सिद्धार्थ को हमेशा से ही किताबें पढ़ने का बहुत शौक था और वो हर तरह की किताबें पढ़ा करता था। इंटरनेट अवेलेबिलिटी ना होने के कारण वीरानगढ़ में सिद्धार्थ के लिए उसकी किताबें ही एक अच्छी दोस्त थी। सिद्धार्थ ने अद्भुत शक्तियों और अनजान दुनिया के रहस्य के बारे में भी काफी कुछ पढ़ रखा था। जब उसके पास खाली वक्त हुआ करता था तो और भी कई लोगों की तरह वो भी भूत प्रेत, जादू टोना, आत्माओं के बारे में सर्च किया करता था। सिद्धार्थ की हमेशा से आदत थी कि वो चीजों के थ्योरेटिकल एस्पेक्ट से ज्यादा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को इम्पोर्टेंस दिया करता था। सिद्धार्थ की सोच बिल्कुल भी पिछड़ी हुई नहीं थी, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि उसने इस अनदेखी दुनिया को एक कोरी कल्पना माना हो। सिद्धार्थ को किताब पढ़ने की आदत उसके डैडी से विरासत में मिली थी। किताबों के अलावा सिद्धार्थ ने पैरासाइकोलॉजी, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज पर पहले कई शो भी देखे थे। वीरानगढ़ में उसके पास मौका था कि वो अपने बुकिश नॉलेज को रियलिटी में चेक कर पाता। रात हो चुकी थी और आज गौरी ने सिद्धार्थ के लिए अपने हाथों से खीर बनाई थी। हालांकि सिद्धार्थ पहले से ठीक था, लेकिन फिर भी उसे खाना उसके कमरे में ही दिया गया था। खाना खाकर सिद्धार्थ, गौरी और मिस्टर बजाज तीनों अब सो चुके थे। वीरानगढ़ आने के बाद से सिद्धार्थ की शायद ही कोई रात बिना परेशानियों के गुजरी हो। तो क्या आज की रात सिद्धार्थ चैन की नींद सोने वाला था? क्या गौरी उस अंगूठी को अपनी मर्जी से निकाल सकती थी, या वो खुद